Hello guys, welcome back. Let's start with our subject operating system. Today lecture 2.2. लेक्चर शुरू होने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये लेक्चर देखने से पहले आप इसके पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो समझ में आया होगा तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा. So let's start with that. So overview of this lecture is we will see in this scheduling, scheduling algorithms, foreign process, and CPU bound process, input output bound process, when to schedule, and non-preemptive and preemptive scheduling. So let's start with first thing. हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि CPU जो है वो एट ए टाइम सिर्फ एक प्रोसेस को रन करती है. CPU कैन डू ओनली वन वर्क एट ए टाइम. तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मल्टीपल प्रोसेस कैसे रन होते हैं CPU में? कैसे मल्टीपल प्रोसेस आपके लैपटॉप में दिख रहे हैं? कैसे आपके मल्टीपल स्लाइड्स, मल्टीपल टैब्स, मल्टीपल ऐप्स आप रन करते हैं अपने फ़ोन में? आप व्हाट्सएप शुरू करते हैं एक में, आप दूसरे में फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, आप दूसरे में थर्ड में यूट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं, सॉन्ग सुन रहे होते हो. तो ये सब कैसे चलता है? मल्टीपल कैसे चलते हैं CPU में? मैंने तो बोला था कि सिर्फ CPU एक ही प्रोसेस रन करता है, एक ही टास्क एट ए टाइम रन करती है. तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मल्टीपल प्रोसेस आप रन कर रहे हो, मल्टीपल ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो? So how it is possible to execute more than one process simultaneously? कभी सोचा है आपने कि कैसे? तो here the answer is CPU is multiplexed in time. पहले भी बताया था मैंने कि CPU जो है टाइम के बेस पे मल्टीप्लेक्स्ड है. मल्टीप्लेक्स्ड इन द सेंस कि टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल प्रोसेसेस. प्रोसेसेस के बीच में टाइम वाइज डिवाइड किया गया है. मतलब एक प्रोसेस को 5 मिनट दिया गया है, दूसरे प्रोसेस को 10 मिनट दिया गया है. तो जब तक वो प्रोसेस रन हो रही है तब तक ये प्रोसेस वेटिंग में होगा. तो ऐसे ऐसे करके आप मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो. हमको ऐसा लगता है कि हम साथ में सारे प्रोसेस, साथ में सारे ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता. दैट इज़ अवर इल्यूजन. अब हमारा इल्यूजन है कि हम साथ में यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो एक ही प्रोसेस रन हो रहा है CPU में. ठीक है, मतलब तो फिर कैसे होगा? CPU जो है वो टाइम बेस्ड है. टाइम, एक प्रोसेस को थोड़ा टाइम दिया गया, दूसरे प्रोसेस को थोड़ा टाइम दिया गया. तो सपोज़ 10 प्रोसेस आपको वेटिंग, 10 प्रोसेस आपके मेन मेमोरी में लोड है, मतलब रेडी स्टेट में है. मैंने लास्ट टाइम बोला था लाइफ साइकिल पढ़ाते टाइम कि रेडी स्टेट में होना मतलब कोई भी प्रोसेस मेन मेमोरी में होना. तो आपको मेन मेमोरी में कितने भी प्रोसेस हो सकते हैं. तो सपोज़ 10 प्रोसेस मेन मेमोरी में है, ठीक है, तो वो एक टाइम एक प्रोसेस रन होगा. मतलब आप मेन मेमोरी में सपोज़ व्हाट्सएप भी है, यूट्यूब भी है, आप सॉन्ग भी सुन रहे हो ईयरफोन्स लगा के, तो फिर तीनों प्रोसेस आपका किस में होगा? मेन मेमोरी में होगा. एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रन हो सकता है वो तीन में से. व्हाट्सएप रन होगा, या फिर यूट्यूब रन होगा, या फिर सॉन्ग सुन रहे होंगे आप, कुछ भी, मतलब जो भी प्रोसेस है. तो ये कैसे होगा? तो एक तो ठीक है, इतने प्रोसेस है तो अपने को पता होना चाहिए, CPU को पता होना चाहिए कि मैं कौन सा प्रोसेस रन करूँ. अभी मेरे को व्हाट्सएप रन करना है, या यूट्यूब रन करना है, या फेसबुक रन करना है, उसको कैसे पता चलेगा? तो इसका आंसर भी क्या है? OS, ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि CPU को बताए भाई तुमको कौन सा प्रोसेस रन करना है. तो वो होता है शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग क्या है कि कौन सा प्रोसेस मैं चूज़ करूँ इन सारे प्रोसेसेस में से. तो दैट इज़ शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चॉइस ऑफ विच प्रोसेस टू रन. अगर रेडी स्टेट में मोर देन वन प्रोसेसेस है तो उनमें से मैं कौन सा प्रोसेस को चूज़ करूँ, तो वो होता है शेड्यूलिंग. अब ये शेड्यूलिंग जो है, मतलब कौन से प्रोसेस को कौन चूज़ करेगा? शेड्यूलर. OS हैज़ वन मॉड्यूल नोन एज शेड्यूलर, जो चूज़ करेगा इन सारे प्रोसेसेस में से कोई भी एक को, तो वो होता है शेड्यूलर. अब कौन से को चूज़ करना है? अब 10 है मेरे पास प्रोसेसेस मेन मेमोरी में, तो मैं
कौन से को चूज़ करूँगी, कैसे चूज़ करूँगी और किस बेसिस पे चूज़ करूँगी, तो वो एल्गोरिदम के बेस पे होता है, वो होता है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स. वी विल सी ईच एंड एवरी एल्गोरिदम इन डिटेल इन द कमिंग लेक्चर्स. सो वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के बेसिस पे, उसके ऊपर प्रायोरिटी के बेस पे वो एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा है, उस पे बेसिस पे आप कोई भी प्रोसेस को सेलेक्ट करोगे रन होने के लिए, तो वो होता है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. ओके, सो नाउ सी. ठीक है, आपको पता चल गया शेड्यूलिंग क्या है, शेड्यूलर क्या है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या है, आप चूज़ करोगे. अब हम आते हैं बात सीपीयू बर्स्ट और आईओ बर्स्ट पर. सीपीयू बर्स्ट मीन्स टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन प्रोसेस को चाहिए सीपीयू में रन होने के लिए, जो टाइम लग रहा है उसको रन होने में सीपीयू में, तो वो होता है सीपीयू बर्स्ट टाइम. It is a time duration for which process execute continuously in CPU. Now what is IO burst? IO burst of course उसका opposite. अगर CPU टाइम उसको हम CPU burst बोलते हैं, तो उसको जो वेटिंग टाइम लगता है, जो वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टाइम लगता है, तो उसको बोलेंगे हम इनपुट आउटपुट बर्स्ट या IO burst. इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन द सेंस कि कोई भी प्रिंटर चाहिए हो, कोई भी स्कैनर चाहिए हो, या फाइल रीड करना है, फाइल राइट करना है, तो वो सब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हुए, तो उसके लिए जो वेटिंग टाइम लग रहा है, तो उसको बोलेंगे हम इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम. ठीक है, तो अब देयर प्रोसेस जो है वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है सीपीयू बाउंड प्रोसेस और दूसरा होता है इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस. अब सीपीयू बाउंड प्रोसेस मतलब जो ऐसे प्रोसेस जिसको सीपीयू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट. सीपीयू बर्स्ट मतलब सीपीयू टाइम, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू टाइम की ज़रूरत पड़ती है. उसको इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट आउटपुट टाइम मतलब प्रिंटर स्कैनर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको वेटिंग टाइम बहुत स्लो है, बहुत कम है, और सीपीयू रनिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उसको बोलेंगे हम सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस. लॉट ऑफ कंप्यूटेशन, सीपीयू चाहिए मतलब उसको बहुत सारा कंप्यूटेशन करना है, बहुत सारा कैलकुलेट करना है, बहुत सारा काम करना है, तो उसे बोलेंगे हम सीपीयू बाउंड प्रोसेस. और इस देखने में पता चल, मतलब नाम से ही पता चलता है अपने को कि ये सीपीयू को बिजी रखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू को यूज़ करेगा. सीपीयू चाहिए, वेटिंग में ज़्यादा नहीं जाएगा, तो सीपीयू ही ज़्यादा यूज़ करने वाला है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो है इनपुट आउटपुट बाउंड. इनपुट आउटपुट बाउंड में शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट होगा और ज़्यादा इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम होगा, मतलब सीपीयू ज़्यादा कम यूज़ करेगा और इनपुट आउटपुट वेटिंग में ज़्यादा जाएगा, और इसमें लिटिल कंप्यूटेशन रहेगी. लिटिल कंप्यूटेशन मीन्स इसको सीपीयू की कम ज़रूरत है, वो कम यूज़ करेगा. इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का टाइम ज़्यादा रहेगा, उसको उधर इनपुट आउट प्रिंटर स्कैनर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो वहाँ ज़्यादा रहेगा. तो आप फिगर में देखोगे तो फिगर में दो फिगर दी गई है, जिसमें पहला जो है वो लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट टाइम है, जो ये है वो सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस है, कि जिसमें सीपीयू बाउंड ज़्यादा है और इनपुट आउटपुट बाउंड बहुत छोटा सा है. और दूसरा है जो सेकंड है वो है इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस, जिसमें सीपीयू बर्स्ट जो टाइम है, ये जो सीपीयू बर्स्ट टाइम वो बहुत छोटा है, और बीच का जो लाइन दिख रही है वो है वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट. इनपुट आउटपुट बहुत ज़्यादा है. तो एक अच्छा सीपीयू या अच्छा शेड्यूलर या अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो बैलेंस करे ये दोनों के बीच में, सीपीयू बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड में. ऐसे दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, तो वो दो टाइप के प्रोसेसेस को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए कोई भी ओएस को या कोई भी शेड्यूलर को, कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को, कि इफ़िशेंटली वो इसको भी इतना ही टाइम दे, इफ़िशेंटली उसको इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस को भी उतना ही टाइम दे, अच्छे से दोनों के बीच में बैलेंस करते हुए उसको शेड्यूलिंग करना है. ठीक है, सो समझ में आया सीपीयू बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस. सो लेट्स सी विथ नेक्स्ट. हाँ ठीक है, चलो अब हमको पता चल गया है कि शेड्यूलिंग क्या है, वो सब क्या है. ठीक है, लेकिन कब करना है शेड्यूलिंग? शेड्यूलिंग की ज़रूरत तो हमें पता चल गई कि क्यों ज़रूरत है, तो शेड्यूलिंग की पता चल गई, तो अब कब शेड्यूल करें हम? तो देर आर फोर ऐसी सिचुएशन आती है जब हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं. आपने लाइफ साइकिल सुना, लाइफ साइकिल मैंने पढ़ाया तब देखा होगा आपने, तब भी मैंने बताया था.
तो पहला सिचुएशन जब रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाए, रनिंग स्टेट में वेटिंग स्टेट में जाए, मतलब जब उसको रनिंग स्टेट में है सपोज कोई प्रोसेस और वो उसको कोई इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ी तो तब वो रनिंग स्टेट में वेटिंग स्टेट में आएगा। अब सीपीयू जो है यहाँ पे फ्री है, तो अब यहाँ पे ज़रूरत है कि दूसरा प्रोसेसेस को रन होने के लिए चांस दिया जाए, तब ज़रूरत पड़ेगी शेड्यूलिंग की। तब शेड्यूलर क्या करेगा, रेडी स्टेट में से किसी एक को उठाएगा और रनिंग स्टेट में रखेगा, पहली सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन क्या है, जब रनिंग स्टेट में से टर्मिनेट स्टेट में आएगा, मतलब उसका एग्जीक्यूशन कोई प्रोसेस का ख़त्म हो गया है तो वो चला जाएगा, अब सीपीयू फ्री है तो अब उसको किसी और को देना पड़ेगा, तब भी ज़रूरत पड़ेगी शेड्यूल की। थर्ड सिचुएशन क्या है, कभी भी रनिंग स्टेट में से रेडी स्टेट में जाए, मतलब कोई हायर प्रायोरिटी वाला है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कोई हायर प्रायोरिटी वाला कोई आए तब उसको भी रनिंग स्टेट में से रेडी स्टेट में जाना पड़ेगा। तब सीपीयू फ्री है तो उसको तब ज़रूरत पड़ेगी कोई दूसरे प्रोसेस को रन करने के लिए, तब भी शेड्यूलिंग की ज़रूरत होती है। फोर्थ, वेटिंग स्टेट में से कोई रेडी स्टेट में आया। वेटिंग स्टेट में कब आते हैं, जब उसको कोई इनपुट आउटपुट की ज़रूरत होती है, अभी प्रिंटर फ्री नहीं है तो वो वेटिंग स्टेट में जाएगा। अब प्रिंटर फ्री हो गया है तो उसको वापस रेडी स्टेट में आना पड़ेगा। रेडी स्टेट में आया तो तब भी शेड्यूलिंग की ज़रूरत होती है कि कौन से प्रोसेस को मैं चूज़ करूँ रेडी स्टेट में से। तो ये 4 सिचुएशंस है, ये 4 सिचुएशन में शेड्यूलिंग की ज़रूरत होती है। शेड्यूलर क्या करता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के हिसाब से शेड्यूलिंग करता है प्रोसेसेस के। ओके, अब हम आते हैं शेड्यूलिंग पे। हमने देखी शेड्यूलिंग क्या है, शेड्यूल की कब ज़रूरत होती है, कैसे करना है वो। बट शेड्यूलिंग जो है वो 2 टाइप के हैं, एक होता है नॉन प्रिमिटिव और दूसरा होता है प्रिमिटिव। मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का डिफरेंस, एक और बार रिपीट कर देती हूँ। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या करता है, एक एट अ टाइम कोई एक प्रोसेस को चूज़ करता है रेडी में से, ठीक है, और इट इज़ अलाउड टू रन अंटिल इट्स वॉलंटरीली एंटर्स इन द वेटिंग स्टेट और गेट्स टर्मिनेटेड। जब तक कोई प्रोसेस खुद नहीं दे देता, वॉलंटरीली मतलब खुद, जब तक वो प्रोसेस खुद नहीं दे देता है उसका कंप्लीट हो, वो कब देगा, जब उसका प्रोसेस एग्जीक्यूट करना कंप्लीट हो जाएगा तब देगा, या फिर उसको कोई इनपुट आउटपुट की ज़रूरत होगी तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, तब वो अपना सीपीयू किसी और को देना चाहेगा। तो तब ऐसे कोई प्रोसेस या ऐसे जो शेड्यूलिंग होंगे उसे हम नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहेंगे। ये एक सिंपल है बट एफिशिएंट नहीं है, और इसमें टाइमर या क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। टाइमर या क्लॉक कैलकुलेट, आपको पता नहीं अब 5 मिनट के लिए चाहिए तो 5 मिनट होने तक के लिए आपको क्लॉक या टाइमर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इसमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही देने वाला है, हमको तो कोई टाइम देखना नहीं है कि कब लेना है उससे, कि वो खुद ही देगा, इसलिए वो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। नाउ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग ऑपोजिट उसका एग्जैक्टली, कि वो कोई सम फिक्स्ड मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन के लिए काम करेगा, मतलब 5 मिनट उसको दिया गया है तो वो 5 मिनट तक वहाँ काम करेगा, फिर वो खुद हम खुद उससे सीपीयू ज़बरदस्ती ले लेंगे। तो ये है हुआ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ये वेरी इफ़िशिएंट, इट इज़ वेरी इफ़िशिएंट, इफ़िशिएंटली हम इसको रन कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स है देखने में। मतलब वो क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम दिया है, वो मैक्सिमम हमको काउंट करना पड़ेगा कि 5 मिनट हुए या नहीं, देखना पड़ेगा, इसमें टाइमर और क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैक्सिमम टाइम चेक करने के लिए वो सब जो भी है वो सब बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो कॉम्प्लेक्स है और वेरी इफ़िशिएंट है, एंड इट्स रिक्वायर टाइमर एंड क्लॉक इंटरप्ट। ठीक है, तो ये हुआ आज का लेक्चर। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया हो, या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड थैंक यू वेरी मच।